भाई गुड आफ्टरनून जेंटलमैन एंड लेडीज। मंडे का दिन, चकाचक दिन। लास्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस वगैरह खत्म किए रहे और आज डिफ्रैक्शन का दिन है। तो इससे पहले कि डिफ्रैक्शन शुरू करें, इंटरफेरेंस पे एक एकदम फटाफट नजर मार लेते हैं। ये सब धंधा शुरू हुआ था दो वेव्स के मिलन से, एंड दो वेव्स के मिलन से हमको जो रिजल्टेंट पैटर्न है कोई भी पॉइंट पी पे, उसका इक्वेशन मिला था कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए आर स्क्वायर वॉज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. Due to that, the intensity I was I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Here, phi was the phase difference. I hope you remember the equation for phase difference. Phi is 2 pi by lambda into delta x. Delta x was path difference. बरोबर, हमारे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। x2 minus x1 was the path difference. अच्छा, अगर phi की इस तरह की वैल्यूज आए कि cos phi plus 1 हो जाए मैक्सिमम, तो that is called maximum intensity. It is known as constructive interference. And in that particular case, the maximum intensity I max is, you remember this, root of I1 plus root of I2 the whole square. This is when cos phi is plus 1. And if cos phi is minus 1, then this intensity would be minimum. This interference would be called, sorry? रूट I1 माइनस I1 से बीच में रूट I2। यहां ना, हाँ सर। हाँ यहां तो आएगा ही। एंड दिस इज व्हेन cos phi इज माइनस 1। हमने एक बहुत सुंदर टेबल बनाया था, किसी को बैठने का नहीं था टेबल पे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। आई होप आपने टेबल को अच्छी तरह याद किया हो। ये फेज डिफरेंस था, ये पाथ डिफरेंस था। What is the condition for phase difference of constructive interference? 2n pi. What is the condition for phase destructive interference? Wow, very good. What is the condition for path diff constructive interference? बेटा, फेज डिफरेंस में पाई आवे, पाथ डिफरेंस में लैम्बडा आता है। बराबर, ओके। पाथ में लैम्बडा, फेज में पाई। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पाथ डिफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? वेरी वेल, बहुत बढ़िया। फिर हमने वो S1 से एक वेव निकाली, S2 से वेव निकाली, P पे गई। डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड द स्क्रीन वाज बड़ा D, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज वाज छोटा D। सो एक और इक्वेशन मिल गया था पाथ डिफरेंस का, छोटा x छोटा d। बराबर, दो छोटे छोटे साथ साथ अच्छे लगते हैं, तो छोटा x छोटा d बाय बड़ा D। फिर हमने एक और पाथ डिफरेंस का इक्वेशन आपको बताया था, d sin थीटा, याद रखें। फिर आया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। वाह, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन, फ्रिंज विड्थ को कहा जाता था बीटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसने फॉर्मूला को हमदम बनाया उसकी लाइफ में कभी कोई गम नहीं आया। क्या बात है, कविता हो गई ये तो। ओके भाई, फॉर्मूला इज किंग ऑलवेज। फ्रिंज विड्थ बीटा इज लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। फिर न्यूमेरिकल्स के लिए हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाला, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, नाम दिया उसको थीटा। ऐसे नाम दे दिया जैसे रमेश, सुरेश, महेश। थीटा इज बीटा बाय बड़ा डी, बड़ा डी उतर गया नीचे, बरोबर। और ये सब धंधे करके यंग का एक्सपेरिमेंट हमने देखा लास्ट टाइम। अच्छा, बिफोर आई डू दैट यंग एक्सपेरिमेंट, आई थिंक ये इक्वेशंस के साथ वो अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो,
वो वाला इक्वेशन भी काफी जरूरी सिद्ध होता है यहां पे कि I is 4io cos square phi by 2. अगर यहां पे दिस इज द कंडीशन सिंस I1 is equal to I2 is equal to IO. Okay, this was a very important equation. अगर तुम्हारा ये cos मैक्सिमम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो I max is 4io एंड अगर ये 0 हो जाता है तो I min is 0. ये होता है ब्राइट पैटर्न, ये होता है डार्क पैटर्न. एंड फिर हमने यंग के एक्सपेरिमेंट में देखा कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क पैटर्न्स मिलते जाते हैं. ये बरोबर है, इसको उड़ा दूं. अच्छा भाई, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सब कुछ दिस वाज फॉर कोहेरेंट सोर्सेस. ऑलराइट, कोहेरेंट sources which emit waves having same frequency, constant phase difference. But if you are talking about non-coherent sources, then what is the average value of cos phi? 0. And as a result, what is the resultant intensity at any point? I is equal to I1 plus I2. Absolutely no dependence on cos वगैरह, no bright pattern, dark pattern, only intensity I is I1 plus I2 at all points. This was non-coherent sources. और फिर यंग्स एक्सपेरिमेंट को देख के तो चित्त प्रसन्न हो गया. क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ गया यंग का देख के, मतलब एक्सपेरिमेंट. ये S1 है, ये S2 है, इसी में से ये अपना स्क्रीन इस पर चित्र विचित्र पैटर्न मिलेगा हमको. ये सेंटर ऑफ द सिरिंज, सब कुछ यहीं से मेजर होता है श्रीमान. यहां से एक वेव आई, यहां से दूसरी वेव, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, डिस्टेंस सेम, ट्रैवल किया तो पाथ डिफरेंस भी सेम, दोनों यहां मिले इन फेज एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, पैटर्न अपीयर्स ब्राइट. फिर थोड़ा ऊपर गए, लेट अस से पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस था लैम्बडा बाई 2. जब भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का हो तो किस तरह का इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव. क्रेस्ट से मिले ट्रफ, और जब क्रेस्ट से मिले ट्रफ तो मामला हो बड़ा सा रफ. पैटर्न कैसा मिले? हाँ, उसके ऊपर चले, यहां लेट अस से Q, पाथ डिफरेंस था लैम्बडा. क्या पाथ डिफरेंस था? सुना आपने? लैम्बडा. और जब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो मतलब पूरी एक वेव खसक जाए, और पूरी एक वेव खसक जाए मतलब क्रेस्ट से फिर से मिले क्रेस्ट और मामला हो बेस्ट, तो कौन सा पैटर्न? वाह वाह वाह. तो कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क पैटर्न से अपने स्क्रीन पे ब्राइट डार्क इस तरह पैटर्न्स मिलते जाते. वी कॉल देम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. एंड लास्टली हमने ये डायग्राम बनाया था, ये इंटरफेरेंस, स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न का इंटेंसिटी के साथ. हमने देखा कि सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है, सारे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ भी सेम है. ये सब कुछ हमने किया था पिछले 2 लेक्चर में, बराबर. अब आगे बढ़ते हैं. इंटरफेरेंस जितना तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसी के लेवल का आइडिया है डिफ्रैक्शन. तो ये सब जो मैंने सिखाया ना, ये सब कुछ फिर से एक बार यूज करूंगा मैं. डिफ्रैक्शन में भी ये फंडा यूज होता है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? पहले सर इतना बड़ा अक्षर है, उसका मतलब तो समझाओ. जैसे इंटरफेरेंस में आपने समझाया था कि 2 वेव्स का मिलन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, 2 लाइट वेव्स का मिलन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. ये क्या होने वाला इधर? जब भी वेव्स चलती हैं और रास्ते में कोई रोड़ा आता है, व्हाट इज रोड़ा? ऑब्स्टेकल. तो वेव्स टेंड टू बेंड फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल. सो द फिनोमिनन, ये डिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है उसको डिफाइन करने जा रहा हूं. द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग of waves around any obstacle
is called diffraction. So the key word here, gentlemen, is bending. Waves का bending होने वाला है. So हम यहां पे waves के bending को देख रहे हैं ना. It might be a little difficult to imagine कि सर waves bend भी होती है क्या? होती है ना, क्यों नहीं होती? आप सपोज किसी दरवाजे के पीछे अपने दोस्त को रख दो, दरवाजे को बंद करो बट इतना सा खुला रखो, इतना सा. अब दरवाजे के पीछे से अगर तुम बोलते हो या तुम्हारा दोस्त बोलता है, क्या आपको सुनाई देता है? कमाल है नहीं? साउंड वेव्स, दरवाजे की बंदा पीछे खड़ा है, साउंड वेव उसके मुंह से निकली, यो गई और दरवाजे में जो इतनी जगह बाकी थी उसमें से घूम के अंदर आ गई. साउंड वेव्स तो बेंड हो रही है, मस्त सुनाई देता है तुमको. हाँ बेटा बोल. पर क्या तुमको तुम्हारा दोस्त दिखाई देता है? नो सर या यस सर? नो सर. इसका मतलब है साउंड वेव्स काफी हद तक बेंड हो गई, लाइट वेव्स इतनी बेंड हो पाती नहीं है. बेंड होती है बट इतनी नहीं हो पाती कि इतना सा घूम करके आपके सामने आ जाए. नहीं तो आपको बंदा दिखाई भी देता, पर लाइट वेव्स इतना घूमती नहीं है. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज ये बेंडिंग, ये डिफ्रैक्शन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है. क्या बात है तेज बाबू, आज लेट हो गए? हेत तेज, क्या बात है, लेट आए? जल्दी आया करो. अच्छा, सो डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. One, I'm going to give you the result first. I'm going to give you the idea first, and then I'm going to tell you the parameter. So, my first point is that sound waves bend more than light waves. This is a reality. हमने एक्सपेरिमेंट करके ये देख लिया कि साउंड वेव ज्यादा बेंड होती है एज कंपेयर टू लाइट वेव्स. अच्छा, अब मैं साउंड वेव्स का और लाइट वेव्स का वेवलेंथ मैच करूंगा. वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, लैम्बडा साउंड, करीबन यू नो द स्पीड ऑफ साउंड इज लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ आई टेक द फ्रीक्वेंसी टू बी 340 हर्ट्ज, डू यू एग्री लैम्बडा एस इज करीबन 1 मीटर के आसपास. यू नो v इज इक्वल टू नो लैम्बडा, तो लैम्बडा इज v बाई नो, v 340, नो भी 340, करीबन 1 मीटर के आसपास. जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट, आई एम श्योर एवरीवन नोज, विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. तो तुमको 500 नैनोमीटर लेना है तो भी ले सकते हो. वेवलेंथ ऑफ लाइट नियरली 500 नैनोमीटर, विच इज 500 into 10 is to minus 9, that's 5 into 10 is to minus 7, करीबन 5 into 10 raised to minus 7. अब वेवलेंथ कंपेयर करो. लाइट का वेवलेंथ 5 into 10 is to minus 7 मीटर, साउंड का वेवलेंथ 1 मीटर. साउंड का बेंडिंग ज्यादा, लाइट वेव का बेंडिंग कम. अब इन दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करो, क्या आइडिया निकलता है? डू यू अग्री, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा बेंडिंग भी उतना ज्यादा होगा. कैन यू सी द कंक्लूजन दैट आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस आइडिया? साउंड वेव ज्यादा बेंड हो रही है, साउंड वेव का वेवलेंथ ज्यादा है, तो अर्थात मैं जनरलाइज रूल निकाल दिया, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो चीजें ज्यादा बेंड करेंगी. दस डिफ्रैक्शन is directly proportional to wavelength. That is, diffraction is directly proportional to lambda. The more is wavelength, the more is the bending. The more is the wavelength of the wave, the more is its bending. Is this idea agreeable? So diffraction depends directly on wavelength lambda.
ओके, सेकंड पॉइंट, अब मैंने वेवलेंथ के साथ तो इसका वो निकाल लिया, मैं इसको उड़ा रहा हूं, यू कैन सिंपली राइट डिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। मैं दूसरा इसका आइडिया निकालने वाला हूं और किस पे डिपेंड करता है। आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ। द सेकेंड थिंग दैट आई एम लुकिंग एट is the width of the obstacle, the width of the slit. So my second point here, slit width, and इसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, इसमें डायग्रामेटिकली बात करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये स्लिट है, यहां से वेव्स जा सकती है, ये दोनों पॉइंट्स है अटकाने वाले, जैसे गेट है, पकड़ लो ना, गेट है ये, और ये खुला है इतना, इसमें से वेव्स निकलेंगी। अच्छा, सपोज कोई वेव फ्रंट आता है, अरे 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 अरे, लास्ट लाइन गंदी मारी, इसको कहते हैं स्लिट विड्थ। सो आप देख रहे हैं काफी बड़ा है। अभी सर इसको कैसे इमेजिन करेंगे? सपोज 20 लोग एक लाइन में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, एंड ये 20 लोगों को इस गेट में से निकलना है। डू यू अग्री गेट काफी बड़ा है, एंड जैसे ही घुस मारेंगे सारे के सारे, डू यू अग्री बीच वाले जो लोग होंगे वो तो सरसराट निकल जाएंगे, एज पे जो लोग होंगे ना वही थोड़ा गिरम पड़ी हो जाएगा। आपने देखा बीच के लोग जो है वो तो सरसराट निकल गए। आपको डायग्राम समझ में आ रहा है पीपल? ये वेव फ्रंट इस एपर्चर, इस स्लिट में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और निकलते निकलते बेंडिंग कहां होगी मैं देखना चाहता हूं। तो बीच, क्योंकि ये विड्थ काफी बड़ी है, तो बीच वाली जो वेव्स हैं उनमें कोई ज्यादा बेंडिंग दिखाई नहीं देगा, बेंडिंग विल बी सीन ओनली एट द एजेस। ओके, अब अगर मैं दरवाजे को छोटा कर दूं, दिस इज लार्ज डी, और अब देखना दरवाजा छोटा हो जाएगा और वही 20 लोगों को घुसना अंदर। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्या होगा? बैरी बलम सच बोल रहे, इब क्या होगा? बोलो भाई, क्या लग रहा है? आप अपने बेसिक आइडिया को लगा के देखो। अगर 10 लोग हैं, अच्छा मतलब 20 लोग हैं, और गेट है छोटा, डू यू अग्री बहुत धड़पड़ होने वाली है। जब इतने लोग इसमें से घुसेंगे तो कैसा टाइप का बेंडिंग दिखाई देगा? कैन यू सी दिस? लुकिंग एट बोथ दीज डायग्राम्स, डू यू अग्री इसमें बेंडिंग कम है काफी, सिर्फ एजेस पे थोड़ा सा बेंडिंग है, जबकि इस डायग्राम में बहुत ज्यादा बेंडिंग हुआ क्योंकि स्लिट विड्थ कम थी। तो जिसका स्लिट विड्थ कम है उसमें बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसका विड्थ बहुत ज्यादा है उसमें बेंडिंग कम हो रहा है। सो डू यू अग्री, thus more is D, less is bending, and as a result diffraction, do you agree, is inversely proportional to the width of the slit? Is this agreeable? Yes, sir. Absolutely, कोई शक नहीं। डायग्राम काफी समझ के में आ रहा है वगैरह, Yes, sir. क्योंकि यहां पे गेट बड़ा था तो बीच वाले लोग तो निकल गए, नॉर्मली एज पे थोड़ा सा मारामारी हुआ, बेंडिंग हुआ। क्योंकि गेट बहुत छोटा था और इतने सारे लोगों को निकलना था तो बेंडिंग बहुत ज्यादा हुआ, धड़पड़ बहुत ज्यादा हुआ। तो इस तरह ये पूरा वर्कआउट हो रहा है। सो मैंने लास्ट टॉपिक में ये बताया था डिफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, एंड इस टॉपिक में ये बताया कि डिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। उन दोनों को अगर मैं मिला लूं, मिलन करवा लूं, तो क्या कंक्लूजन डिराइव करेंगे आप? व्हाट कंक्लूजन विल बी डिराइव्ड? सो डिफ्रैक्शन
directly proportional to lambda, diffraction inversely proportional to d. Can I mix both of them and can I say diffraction is directly proportional to the ratio lambda by d? Do you agree? Very good. तो आओ, वेलकम। और अब हमको जो डिफ्रैक्शन करना है, ये तो बेसिक आइडिया ऑफ डिफ्रैक्शन था कि बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, स्लिट विड्थ पे डिपेंड करता है, इस पे करता है। हमको जो डिफ्रैक्शन दिया गया है, अब ऐसे ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है भाई तो आप ये मत सोचना अरे टेक्स्ट बुक में होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में तो खाली हाथ भोलानाथ है। सो मैं अब आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बताने वाला हूं एंड उसके साथ जुड़े हुए कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स। सर ये फ्रॉनहोफर कौन था? अरे बंदा था यार। अच्छा, दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। सो वी आर लुकिंग एट फ्रॉनहोफर, बेचारे का नाम भी नहीं है टेक्स्ट बुक में। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यूजिंग अ सिंगल स्लिट। ओके जेंटलमैन, सब कुछ डायग्रामेटिकली। टेक्स्ट बुक में शब्दों का बहुत प्रयोग है, हम डायग्राम का प्रयोग करेंगे, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो वही है, स्लिट है। ये मस्त स्लिट, ये स्लिट मतलब ऑब्स्टेकल जिसके थ्रू ये वेव फ्रंट आ रहे हैं इंफिनिटी से। अरे यार, वेव फ्रंट आ रहे इंफिनिटी से, उन्होंने स्लिट विड्थ को डी की जगह ए नाम दिया है, हम भी ए दे देते हैं, हमको नामकरण में ज्यादा वो नहीं है कोई। ओके, और अब ये रहा स्क्रीन। अच्छा पीपल, समझो क्या हो रहा है। ये वेव फ्रंट यहां आ रहे हैं एंड वेव्स अलग अलग दिशा में सेकेंडरी, जैसे ही ये वेव यहां आती है, वेव फ्रंट यहां आता है, अरे राह, इसको नामकरण मिल जाता है। लेट अस कॉल दिस एम, लेट अस कॉल दिस एन। ये सारे इंडिविजुअल सोर्सेस बनके हर दिशा में वेव्स डालते हैं, यहां 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 यहां। एक ही वेव फ्रंट अलग अलग दिशा में फैलेगा। हमको अगर स्क्रीन पे, अब तुम सोचोगे सर तो फिर ये पैटर्न कहां फॉर्म होगा? इंफिनिटी पे, बहुत लंबे डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। पर तुमको अगर नजदीक फॉर्म करना है कि सर इंफिनिटी पे कौन जाएगा सर, इधर ही दिखा दो, तो ठीक है, ये स्क्रीन है ना, इस पे देखना है आपको। हाँ सर देखना है, तो एक काम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जिस पॉइंट पे पैटर्न देखना हो ना, जैसे सपोज सर मुझे इस पॉइंट पे पैटर्न देखना, लेट अस कॉल दिस P0। तो कॉन्वेक्स लेंस को इस प्रकार रखो, कैन यू सी द कॉन्वेक्स लेंस। फिर अगर पैटर्न ऊपर देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा कर दो, और ऊपर देखना है तो और ऐसा कर दो, जैसा देखना है वैसा कर दो। कॉन्वेक्स लेंस के साथ अब पैटर्न का क्या होगा अभी देखेंगे एक ही मिनट में। डायग्राम देख लो। ओके, तो जैसे मैंने बताया ये स्लिट है, ये एक पूरी स्लिट है, विड्थ है उसका ये। वेव फ्रंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, थियोरेटिकली इंफिनिटी, एंड हमको पैटर्न देखना है P0 पे। ध्यान से देखें, मैंने दो पॉइंट तो मार्क किए हैं, M और N। मैं एक और पॉइंट मार्क कर लेता हूं आपके सहूलियत के लिए। लेट्स कॉल इट X। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, M से एक वेव चली, यहां से N से एक और वेव चली, X से एक और वेव चली। क्योंकि X से वेव सीधी है, वो यहां आके अटकती है, ये वाले इसको कन्वर्ज करते हैं, ये वाला भी इसको कन्वर्ज करता है। इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। नाउ यू कैन सी देयर आर थ्री waves, one from M, the other from X, and the last from N. I am just showing you three waves. There are many waves, but मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता एक बोर्ड पे, मैं सिर्फ तीन वेव पकड़ रहा हूं। ये M वाला यों गया, यों कन्वर्ज हुआ PO पे, X वाला सीधा गया PO पे आया, N वाला यों गया कन्वर्ज हुआ PO पे।
I wish to find out what is the type of pattern obtained at PO. Any ideas? Right. Why would you say that? Why would you say bright? Why? I agree. Okay, bright. But why? Why मिठाई वाला? Why? अच्छा, इस y का जवाब मैं एक स्टेटमेंट में देने वाला हूं. ध्यान से देखें, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे. आपको अगर कंट्रोवर्शियल लगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा. द वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स m, x and n travel equal distance and reach point P0 in phase. So, constructive interference occurs and point P0 appears bright. सारी वेव्स का इस तरह का इंटरफेरेंस, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिले और मस्त इंटरफेरेंस हुआ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिला, हर वेव की क्रेस्ट के साथ दूसरी वेव का क्रेस्ट मिला एंड सारी वेव के क्रेस्ट एक पॉइंट P0 पे मिले, तो एज ए रिजल्ट बहुत बड़ा शिवलिंग हो गया और पैटर्न अपीयर ब्राइट हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया. द कंट्रोवर्सी इज हियर बिकॉज द डायग्राम इज हियर एंड जो लोग डायग्राम देख रहे हैं दे आर नॉट एबल टू अग्री विथ दिस पॉइंट कि सर ऐसा कैसा इक्वल डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं. आप देखो m वाला यहां जा रहा है, x वाला यहां जा रहा है, वो एयर में कम कर रहा है, ये वाला एयर में ज्यादा कर रहा है. बट यही चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, x वाला एयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ग्लास में थोड़ी ज्यादा. m वाला एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ग्लास में कम. n वाला एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ग्लास में कम. सो ऑन एन एवरेज कोई ग्लास में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एयर में कम, कोई एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ग्लास में कम. सो ऑन एन एवरेज ये सारी वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके P0 पे इन फेज मिल रही हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इज दिस स्टेटमेंट अग्रीएबल? ये तो मैंने सिर्फ 3 दिखाई है, ऐसी तो बहुत है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है. हर वेव या तो वो एयर में ज्यादा करेगी तो ग्लास में कम, कुछ ग्लास में ज्यादा करेगी तो एयर में कम. सो ऑन एन एवरेज सब वेव्स नियरली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं एंड दे आर रीचिंग पॉइंट P0 इन फेज. इन फेज का मतलब है क्रेस्ट के साथ मिले क्रेस्ट, हर वेव का क्रेस्ट एक साथ मिल रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट यहां पे ब्राइट पैटर्न हो रहा है. दिस ब्राइट पैटर्न is called your central maximum. मस्त नाम है इसका. This bright pattern is called central maximum. जबरदस्त. सारी वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P0 and as a result P0 is must bright. This bright pattern is called the central maximum. Okay, तो center of the screen पे bright pattern आ रहा है, we are all good. मजा आ रहा है सर. अब कहीं और देखें पैटर्न, ये तो सेंटर पे देख लिया हमने, हमको ऊपर देखना है कहीं पे. let us call this point, थोड़ा और ऊपर ले लें, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, P1. अब इस P1 पे क्या होगा, ये सब कुछ उड़ा दो भाई. ये स्टेटमेंट है, इफ दिस स्टेटमेंट मेक्स दिस होल आइडिया अंडरस्टैंडेबल. अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता ना, भूल जाना, कुछ समझ में नहीं आया. डिफ्रैक्शन हुआ क्या, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं पहले इसको नाम दे दूं. दिस इज माय सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट पैटर्न ऑफ कोर्स. एंड अब मुझे पॉइंट P1 पे पैटर्न देखना है, तो मुझे मेरी लेंस को हिलाना पड़ेगा. तो आओ,
तो फिर बाकी सब कुछ सेम टू सेम, सिर्फ लेंस हिला रहे ले, तो लेंस का हिलना और पैटर्न का मिलना एक हुए, हाँ एक हुए। ओके, मैंने फिर से इसको 3 भाग में ही डिवाइड करा है, क्यों बताता हूं थोड़ी देर में। अच्छा, ये P1 मैंने नक्की किया है और मैंने इस तरह P1 नक्की किया है कि ध्यान से देखो, ब्लू ले ले, ब्लू ब्लू ब्लू, अच्छा है। क्या सर, लाइन मारना भी नहीं आता आपको? अरे नहीं, क्या बात है, माशाअल्लाह। ओके, देख रहे ले क्या, देख रहे ले, क्या अब तुम ये कह पाओगे कि तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं सर, सर अब तो कतई नहीं लग रहा है ऐसा, अब तो कतई नहीं लग रहा है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये ज्यादा कर रहा है सबसे, ये सबसे कम कर रहा है, ये बीच वाला है। अच्छा, कितना पाथ डिफरेंस रखे हो सर? ध्यान से संभाल के, ने गंदा लाइन मारा। मस्त भाई, जरा गौर से देखें, देख रहे हैं आप लोग? अगर मैंने जो पैटर्न मारा है, इसको मैं नाम देता हूं, क्या नाम दूं? ए नाम दूं या व्हाटएवर। ओके, अगर मैं इतना निकाल दूं, इतना भूल जाओ, तो डू यू एग्री अब सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ सर, अब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली मेरा पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा। ये लैम्बडा मैंने रखा है, बराबर, ये लैम्बडा मैंने रखा है। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा लैम्बडा है, दिस मच is lambda by 2 and here it is 0. Now let me tell you what it means. M से निकलने वाली एक वेव और X से निकलने वाली एक वेव, दिस इज 0 जेंटलमैन, 0। M से निकलती हुई एक वेव और X से निकलती हुई एक वेव में पाथ डिफरेंस कितना है? हाउ मच इज 0 और लैम्बडा बाय 2 का पाथ डिफरेंस? लैम्बडा बाय 2। डू यू अंडरस्टैंड? M से सपोज एक वेव निकली, X से एक वेव निकली, ये दोनों पाथ में डिफरेंट है, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2। उसी तरह X से एक वेव निकली और N से एक वेव निकली, इन दोनों में भी कितने का पाथ डिफरेंस है? लैम्बडा बाय 2। डू यू सी दिस? सो नाउ आई हैव 2 ग्रुप्स ऑफ वेव्स, one group is MX group, the other group is XN group, एंड ये दोनों ग्रुप्स P1 पे मिलने वाले हैं। तो सर क्या होगा? यह होगा, डायग्राम में दिखाएंगे। सपोज M से X वाली ग्रुप का एक वेव ये है, M से लेकर X, सपोज ये पॉइंट पकड़ लो ना, इधर से एक वेव निकली, वो ये है, और उसकी मिरर इमेज यहां पे एक और वेव होगी X से N तक, जो इस वेव से कितने पाथ में डिफर करेगी? लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2 मतलब जहां क्रेस्ट आए वहां ट्रफ, और जहां ट्रफ आए वहां क्रेस्ट, ये इसका मतलब है पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2। जब ये दोनों ग्रुप ऑफ वेव्स, M से X तक की वेव ये रही एक, X से N तक की वेव ये रही एक, इन शॉर्ट M से X तक की जितनी भी वेव्स है, उसका X से N में मिरर इमेज इस तरह का अवेलेबल है ही।
m से x की हर वेव करीबन इसकी ऐसी होगी, उसका एक मिरर इमेज x से n में ऐसा होगा ही। इन दोनों को ऐड करो तो जरा क्या मिलेगा? Zero. Which type of interference do you think will happen? Oh my God. And as a result, m से x तक का ग्रुप x से n तक के ग्रुप को काट डाला, एंड P1 पे कैसा पैटर्न अपीयर करेगा? डार्क। Do you understand? So waves from m to x are shifted in path by lambda by 2 with the waves from क्या नाम है x to n. I think this is the most important statement. से m से x तक की वेव्स और x से n तक की वेव्स में कितने का पाथ डिफरेंस है? लैम्बडा बाई 2। एंड क्योंकि लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, सो व्हेन दे बोथ मीट एट पॉइंट P1 they undergo destructive interference and the pattern thus at P1 appears dark. This is a dark pattern and is called the first minimum. बीच में है सेंट्रल मैक्सिमम P1 पे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया दो ग्रुप ऑफ वेव्स का, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, दोनों कट गए, मर गए, खत्म हो गए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, P1 क्या अपीयर कर जाएगा? डार्की। यू अंडरस्टैंड दी? एनी प्रॉब्लम हो? एनी इश्यूज? किसी को कुछ समझ में ना आया हो? सर किससे किस तरह का मिला, क्या मिला, क्यों मिला? एनीथिंग? नो? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये P1 मैंने सिलेक्ट किया है एंड इधर तक का पार्ट डिफरेंस मैंने कितना रखा है? लैम्बडा। एंड ड्यू टू दिस ये यहां पे लैम्बडा बाई 2 हो जाता है, ये 0। सो m से x तक जितनी भी वेव्स हैं और x से n तक जितनी भी वेव्स हैं, इन दोनों में लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है। इन शॉर्ट मिरर इमेजेस हैं दोनों। मैंने इस ग्रुप की एक वेव ये बनाई, इस ग्रुप की एक वेव लैम्बडा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस वाली ये बनाई, और जब ये दोनों P1 पे मिले हैं ये दोनों ग्रुप्स, तो बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, प्लस एड्स विथ माइनस बिकम 0, माइनस एड्स विथ प्लस बिकम 0, P1 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पैटर्न विल अपीयर डार्क। दिस डार्क पैटर्न इज कॉल्ड द फर्स्ट मिनिमम। फेयर इनफ? अग्रीएबल? कोई शक? अच्छा, अब मैं इसको एक इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ, पीपल टेल मी। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस सो फार? एकदम सिंपल है, बस तुमको पता चलना चाहिए कि ये दो ग्रुप्स है, m से x तक का ग्रुप और x से n तक का ग्रुप, और दोनों अपोज में है, और वो दोनों एक दूसरे को मार मार के खत्म कर दिए और मैटर क्लोज हो गया। सो अच्छा, दिस पैटर्न P1 appears dark, लिख देते हैं, and this is called first minimum. बीच वाला है सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा, let me call this angle theta. If you are looking at triangle MNA, what is sine theta? Isn't it opposite over hypotenuse? Isn't sine theta NA over MN? Do you see this? Yes, sir. From the figure, sine theta is NA over MN. Okay, so sine theta is, how much is NA? Isn't it lambda? And how much is MN? Isn't it A? So, मेरा equation sine theta, which you can nearly call theta, no problem, is equal to lambda by A. This is the condition for first minimum. Acha, sin theta, which is theta, is lambda by A. Isn't this 1 lambda by A? So what do you think would be the condition for second minimum?
2 लैम्बडा बाई ए, है ना? Yes. हाँ सर, What would be the condition of the third minimum? 3 lambda by 2. What would be the condition for the nth minimum? N lambda by Wow, wow, wow. So, the condition for the nth minimum is एक ठो इक्वेशन जो बदल दे सारी दुनिया के. Sin theta is nearly equal to theta n is n lambda by a, where lambda, I'm sure you know, is the wavelength of light and a is the width of the slit. Yeah, you can also call it slit की width. तो ये हो गया P0 पे सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट पैटर्न आ गया, P1 पे डार्क आ गया फर्स्ट मिनिमम. अब और ऊपर चलते हैं. सर आप बहुत ऊपर पहुंचा रहे हो. अच्छा ये ठीक है, इसको देख लो. ओके भाई, अभी ऊपर जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, जगह की जरूरत है इसलिए. लेट अस कॉल दिस P1 एंड यहां पे चल रहे हैं, लेट्स कॉल दिस P2. मैं इस फर्स्ट मिनिमम की जगह थोड़ी कम कर देता हूं. ऑलराइट, ओके भाई, स्टे ऑन ट्रैक, स्टे विथ मी, होल्ड द लाइन. ओके, अब मुझे पैटर्न चाहिए P2 पे एंड एज ए रिजल्ट लेंस को घुमा डाला. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऐसा डिफ्रैक्शन है जिसमें सोर्स भी इंफिनिटी पे होता है, स्क्रीन भी इंफिनिटी पे होता है. तो आप देख रहे हैं इंफिनिटी से ये पैरेलल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इंफिनिटी से आ रहे हैं. पैटर्न भी इंफिनिटी पे मिलेगा, पर इंफिनिटी पे जाके कैसे देखेंगे? तो हम पैटर्न को नजदीक के स्क्रीन पे ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेंस. ऑलराइट, तो ये लेंस है. अच्छा भाई चलो, रेडी टू गो. सर कितना पाथ डिफरेंस रखा है बताता हूं. मैंने P1 पे जब वो देखा पैटर्न, तो मैंने पार्ट डिफरेंस रखा था लैम्बडा, अगर आपको याद हो तो. अब मैं P2 पे पैटर्न देखना चाह रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू कीप माई पाथ डिफरेंस, लेट अस से 3 लैम्बडा बाई 2. ओके, 3 लैम्बडा बाई 2. ओके, नो प्रॉब्लम सर, आपको जो रखना रखो. एंड अब किस तरह वेव्स मिलेंगी, लेट अस सी. Okay, looks good. This is just a symbolic diagram. You don't have to take it too seriously. Now the question, पहले मैं path difference बना लूं. Wow, lovely. This is A again. And as I said, I'm going to keep my path difference as 3 lambda by 2. भाई लास्ट टाइम P1 वाले में लैम्बडा रखा था, और हमने वेव फ्रंट को कितने भाग में डिवाइड किया था? 2. क्योंकि एक लैम्बडा में कितने लैम्बडा बाई 2 होते हैं? 2. अब मैंने पाथ डिफरेंस रखा है 3 लैम्बडा बाई 2. भाई 3 लैम्बडा बाई 2 में कितने लैम्बडा बाई 2 होते हैं? 3. तो मैं अपने वेव फ्रंट को कितने भाग में डिवाइड करूंगा? 1, 2, 3 4. अच्छा सर कैसे डिवाइड करोगे, दिखाओ तो सही. दिखा रहे. माइकल एंजेलो तो है नहीं. तो ये रहा मेरा ब्रीफ डिवीजन. ये है पॉइंट, नहीं ए नहीं हो सकता, ये एक्स है, एक्स. इट इज द एक्स इफेक्ट. अच्छा तो अब यहां से भी वेव्स गई और मिली यहां पे. लास्ट टाइम 2 ग्रुप का मिलन हो रहा था, MX और XY, MX और XN. इस बार कितनी ग्रुपों का मिलन होना जाना है महाराज? MX, XY और YN.
अच्छा ध्यान से, कतई कतई आपका ये छूटे नहीं। ये 3 लैम्बडा बाई 2 है, तो यहां कितना होगा लैम्बडा, यहां कितना होगा लैम्बडा बाई 2, ये कितना होगा 0। मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था। mx ग्रुप की एक वेव और xy ग्रुप की एक वेव में कितने का पाथ डिफरेंस होता है? लैम्बडा बाई 2। सही पकड़े, एकदम सही पकड़े, ऐसा पकड़े कि पता ही ना चला। सो m से x तक की वेव्स, लेट अस से ये है, इसके साथ ऐड होगी x से y तक की वेव्स, जो लैम्बडा बाई 2 की फेज शिफ्ट, पार्ट शिफ्ट में लैम्बडा बाई 2 बोले तो वाह। अब कोई चतुर ज्ञानी क्या इन दोनों को ऐड कर सकता है? किस टाइप का इंटरफेरेंस होना जाना है? बट ऑफ कोर्स जब क्रेस्ट से मिले ट्रफ तो मामला हो जाए रफ, इंटरफेरेंस हो जाए डिस्ट्रक्टिव, पैटर्न हो जाए डार्क। बट खेल खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि y से n वाला बचा है। ये तो m से x और x से y का मिलन हुआ, अभी ये y से n तो बाकी है ना। तो इसके साथ जब y से n वाला ग्रुप सपोज मिले, भाई बताओ तो 0 प्लस समथिंग, आंसर क्या है? टेल मी समथिंग। तो पैटर्न कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स आपने कहा समथिंग। वाह, इस ब्राइट पैटर्न को कहते हैं, ये ब्राइट पैटर्न मिलेगा P2 पे, एंड दिस ब्राइट पैटर्न विल बी माय फर्स्ट मैक्सिमम। बट बिफोर आई साइन ऑफ, ये टॉपिक खत्म कर दूं, ये आखिरी आइडिया था डिफ्रैक्शन का, एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, एकदम जनरल क्वेश्चन। विल दिस ब्राइट पैटर्न एट P2, द फर्स्ट मैक्सिमम, बी एज ब्राइट एज द सेंट्रल मैक्सिमम एट P0? सिंपल क्वेश्चन, आपको मन में जो होता है वो बता सकते हैं। लगता नहीं है सर। क्या P0 और P2 पे जो ब्राइट पैटर्न्स मिले हैं, क्या दोनों की इंटेंसिटियां, क्या दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी क्या? नो सर, सर P1 पे ज्यादा होगा। भाई क्या बोल रहा है, किस पे ज्यादा होगी? अरे दिया ने बोला, किसने बोला? अभी लेडीज कौन थी? लेडीज में ध्रुविल आ गया। यो वाला मैंने बोला था। हाँ हाँ नम्रता, तू कुछ कह रही थी। आई नो यू लव पीओ, बट ज्यादा क्यों? मिलेगा ना। अरे नम्रता, तू नम्रता भी है, तू ध्रुविल भी है, तू क्या क्या है? तू अंतर्यामी है। सॉरी सर। देख लो, एक सेकेंड। हाँ भाई, यस नम्रता, कंप्लीट योर स्टेटमेंट। P0 पे आपने कहा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एनी स्पेशल रीजन? क्या हुआ, बोलती बंद? डिस्टेंस? नो 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 डिस्टेंस। या ध्रुविल यू वर सेइंग? सर वो आपने बोला ना क्रैश से क्रैश मिलेगा तो एडिशन में वो ज्यादा होगा वेक्टर का सम, और यहाँ पर तो वेक्टर का सम थोड़ा कम होगा ना। भाई तू सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहा है, तेरी आइडिया सही है, लेट मी एक्सप्लेन। यू नो P0 पे अगर आपको याद हो, यहां M से N तक की सारी वेव्स का मिलन हो रहा था, सारी, ऑल वेव्स फ्रॉम M to N were in constructive interference at point O, all waves। जबकि P2 पे सपोज मैं कहूं M से N तक 30 वेव्स है, 30 डू यू अग्री P0 पे 30 की 30 मिल रही है, 30 लोग मिल रहे हैं बराबर एक साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ऑन दी अदर हैंड P2 पे यहां के 10 लोग और यहां के 10 लोग तो एक दूसरे को मार रहे हैं, डू यू अग्री? 20 वेव तो गई। तो ये जो पैटर्न है
वो तो सिर्फ बाकी 1/3 वेव्स की वजह से 10 वेव्स का मिलन है यहां पे। कहां 30 वेव्स का मिलन 30 वेव्स एंड कहां 10 वेव्स का मिलन? किसका पैटर्न ज्यादा ब्राइट होगा, 30 वेव्स का या 10 वेव्स का? 30 waves. बट ऑफ कोर्स, तो ये वाला सेंट्रल मैक्सिमम विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बाकी के अलग अलग मैक्सिमा। अब जैसे ये P2 है, ये फर्स्ट मैक्सिमम है, आगे मैं इसके ऊपर यहां पे लाऊंगा तो सेकंड मैक्सिमम होगा, उसमें वेवफ्रंट को 5 टुकड़े में डिवाइड किया होगा। तो डू यू एग्री, 4 टुकड़े तो काट डालेंगे एक दूसरे को, वापिस वो 1/5 वेवफ्रंट का वजह से होगा, तो उसकी इंटेंसिटी तो इससे भी कम होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे उस चीज की ब्राइटनेस की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम is lesser as compared to the intensity of the central maximum. All right, so this bright pattern at P2, is this absolutely clear? Is called first maximum. अब जैसे हमने लास्ट में फर्स्ट मिनिमम और nth मिनिमम का कंडीशन निकाला था, उसी तरह यहां करना है, सेम आइडिया। ओके, सेम ओल्ड थीटे, ये रहा थीटा, ब्लैक में करते हैं, ब्लैक। सो इन ट्रायंगल एम एन ए, सेम फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल एम एन ए, हाउ मच इज साइन थीटा? एनीबॉडी? इजंट इट एन ए बाय एम एन? Na is how much? 3 lambda by 2 over how much is Mn? A. So what is the condition bhai? So sin theta, which is nearly equal to theta, is 3 lambda by 2a. This is the condition for the first maximum. If you're looking closely, isn't 3 by 2 same as 1 plus half? बराबर? Yes. 3 by 2 is 1 plus half. So 3 by 2a can be written as 1 plus half lambda by a. First maximum का यहां है. What will be the condition for second maximum? 2 plus half lambda by a. Very good. Third maximum 3 plus half. 3 plus half. And mth maximum? Plus half. No doubt at all. Very intelligent students. Where is the intelligence? फिर से यहां पे अच्छा लिखूं, 3 lambda by 2a. So the condition for the mth maximum is sin theta m, which is nearly equal to theta m, is equal to m plus half lambda by a. भाई इक्वेशंस नु याद रखी। कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम was sin theta nearly equal to theta equal to lambda by a. Condition for nth minimum sin theta n, which is nearly equal to theta n, is n lambda by a. Condition for first maximum sin theta nearly equal to theta is 3 lambda by 2a, and condition for mth maximum sin theta m is nearly equal to theta m, which is m plus half lambda by a. Agreeable? Okay. तो ये हो गए हमारे 3 मेन पैटर्न्स। आपको हो सकता है 3-4 मार्क में ये पूछा जाए, एक्सप्लेन करें। आपको ज्यादा एक्सप्लेन तो करना नहीं है, इक्वेशन डिराइव करके छोड़ देना। अब मैं आपको वो पैटर्न दिखाने वाला हूं डिफ्रैक्शन का। ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? कोई शक इसमें? डिफ्रैक्शन यहां खत्म होता है। कोई डाउट वगैरह कुछ आपको पूछना है? एनीथिंग दैट यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड? क्लियर था इतना? ओके ओके। एंड फिर आप उसको कंपेयर और कंट्रास्ट करें इंटरफेरेंस के साथ कि भाई क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या नहीं। फिर हम दोनों के बीच का सिमिलैरिटीज देखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंट
पॉइंट्स देखेंगे. सो दिस इज माय डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड एज आई सेड द सेंट्रल मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है ये इंटेंसिटी, एंड यू विल सी फॉर योरसेल्फ ओके. ये काहे नीचे उतर रही है भाई? कैन यू सी दिस? आर यू लुकिंग? ये जो बीच का भाग है ये है मेरा सेंट्रल मैक्सिमम. ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? फर्स्ट मिनिमम. ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? फर्स्ट मैक्सिमम. यू कैन टेल मी ये क्या होने वाला है? वेरी गुड. उसी तरह ये स्क्रीन का ये साइड, ये स्क्रीन का ऑपोजिट हाफ, एंड ये नीचे टच करने में काहे कंजूसी रह गई? ये फर्स्ट मिनिमम on the opposite side of the screen and all the first maxima and second minima and all those. यहां पे ये आगा आपका सेकंड मैक्सिमम, ये होगा आपका थर्ड मिनिमम. What do you notice from this graph? The intensity of the central maximum is the largest, followed by decreasing intensities of consecutive maxima. Can you see that? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम की है, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम की इंटेंसिटियां कम होती जाती है. सबसे ज्यादा विड्थ भी सेंट्रल मैक्सिमम की है. कैन यू सी? इतनी विड्थ है, फॉलोड बाय डिक्रीजिंग विड्थ्स ऑफ कंसेक्यूटिव मैक्सिमम. ये इतना, ये इतना, ये इतना, डिक्रीजिंग विड्थ्स ऑफ कंसेक्यूटिव मैक्सिमम. एंड मैं आपके लिए जस्ट एज अ मैटर ऑफ रेफरेंस वो स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न बना देता हूं. यहां पे आपने देखा हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी और हर ब्राइट फ्रिंज का विड्थ भी सेम था. ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है. सो यहां इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम की सबसे ज्यादा, बाकी सबकी कम होती जाती है. विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम की सबसे ज्यादा, बाकियों की कम होती जाती है. अच्छा, नाउ सबसे पहली बात, यू नो ये सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन का. हमने स्क्रीन से यहां तक का देखा. व्हाट वाज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमम? लैम्बडा बाय ए, बराबर. ये थीटा है, सेंटर से यहां तक का थीटा है. कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम इज लैम्बडा बाय ए. अच्छा, ये सेंट्रल मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंड करता है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी that the angular width of the central maximum is extending from the first minimum this side to first minimum this side? Is it agreeable? Yes, sir. यहां से यहां तक थीटा, यहां से यहां तक भी थीटा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम का एंगुलर विड्थ कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगुलर विड्थ of central maximum is angular distance, मतलब एंगल between the two first minima. इधर से इधर तक का मिनिमा फर्स्ट, इधर से इधर तक का नीचे का मिनिमा. यहां से यहां तक का थीटा था, हमको पता है, तो यहां से यहां तक का भी थीटा होगा, 2 थीटा. एंड as I said, what was the condition for the first minimum? Lambda by A.
सो हाउ मच इज द एंगुलर विड्थ? ये नंबर 1 लगा देता हूं, 2 lambda by a. So if somebody asks you find the angular width of the central maximum, it is going to be 2 lambda by a. But somebody decides to act nasty and asks you to find the linear width of the central maximum. Don't get hassled. Do you know length of arc is r theta? So second point, linear width. अच्छा, इसकी जरूरत है? अब तो देख लिया, अब तो मैंने देख लिया. I love diffraction. Did I tell you I love diffraction? लीनियर विड्थ कैसे फाइंड करेंगे सर? भाई लीनियर विड्थ इज एंगुलर विड्थ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, बराबर? या एक्चुअली इट इज एक्चुअली द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 2 थीटा इनटू बड़ा d, वेयर बड़ा d is distance between lens and screen. So linear width all in blue, 2 theta into बड़ा d. भाई थीटा कितना है? 2 lambda by a. So 2 lambda बड़ा d by a. और तीसरी चीज फाइनली, सर also somebody wants us to find the linear width of the first maximum. Linear width of the first maximum. मैं इतना खा सकता हूं, इतना उड़ा सकता हूं, क्योंकि जगह की जरूरत है भाई. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्स, भूख लगी है मेरे को तो मैं खा रहा हूं. तो एज आई सेड, somebody wants us to find the linear width of the first maximum. In short, somebody wants us to find this much. सर कैसे करेंगे? घबराने का नहीं क्या? Isn't it? ये x1 बोलो और ये x2 बोलो. Can you see that the linear width of the first maximum is actually the linear position of the second minimum minus the linear position of the first minimum? Is this visible? यहां से यहां तक का सेकेंड मिनिमम का पोजीशन माइनस करके यहां से यहां तक का फर्स्ट मिनिमम का पोजीशन. सो ये हुआ नंबर 3. लीनियर विड्थ of first maximum is equal to position of second minimum minus position of first minimum. Hey bhai, what was the condition for the second minimum? 2 lambda by a. Condition for nth minimum was n lambda by a ना. So 2 lambda by a, ये तो एंगल हुआ, इनटू बड़ा डी माइनस व्हाट इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम? 1 lambda by a इनटू बड़ा डी. सो 2 lambda बड़ा डी बाई ए माइनस 1 lambda बड़ा डी बाई ए. भाई आंसर कितना हुआ? लैम्बडा बड़ा डी बाई ए. इज दिस ओके? सो लीनियर विड्थ of first maximum is lambda बड़ा d by a. ये तो ठीक है, कोई पूछा नहीं पूछा तो ठीक है. अच्छा, एंड नाउ द बिगेस्ट आइडिया. हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस तो देखा कि इसका सबसे बड़ा सेंट्रल मैक्सिमम का इंटेंसिटी होता है, बाकियों का कम होता जाता है, जबकि इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है. इसमें सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ सबसे बड़ा होता है, फिर कम होता जाता है. इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ सेम होता है. एंड नाउ द $1 million क्वेश्चन, इंटरफेरेंस पहले आया या डिफ्रैक्शन? विच इज द मोर बेसिक फिनोमिनन? इज इंटरफेरेंस ड्यू टू डिफ्रैक्शन या इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू इंटरफेरेंस? विच इज प्राइमरी, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? Diffraction. Why?
बिकॉज अल्फाबेट में डी पहले आता है. एनीबॉडी? सॉरी, ऐसा लगा. ऐसे ही बोला. अच्छा, ऐसे ही बोला, पर सही बोला. सर ऐसा कैसा? अच्छा, तुमको बेसिक आइडिया याद करा दूं? डायग्राम देखते पहचान लोगे. भाई ये किसका एक्सपेरिमेंट है? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. और इस पैटर्न पे कैसा मिलता है हमको? ब्राइट डार्क इंटरफेरेंस मिलता ना. है ना. इस स्क्रीन पे जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इट इज एक्चुअली द मिलन ऑफ टू वेव फ्रंट्स. आपको बताऊं, अगर मैं एक स्लिट बंद कर दूं, एक सोर्स बंद कर दूं, तो अब यहां पे कैसा पैटर्न मिलेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? आई एम श्योर यू डू नॉट. इस पे अगर मैं ये सोर्स निकाल दूं, तो जो भी होना है ये सिंगल वेव फ्रंट की वजह से होना है. डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू विल गेट हियर? This or this, same है. This is due to the division of a single wave front. Diffraction is the division of a single wave front. ये एक ही वेव फ्रंट के मारामारी हो रही है अलग अलग वेव्स की, जबकि इंटरफेरेंस दो वेव्स के वेव फ्रंट्स का मिलन है. सो जब इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न से मिलन हो जाता है, तो क्या मिलता है हमको? इंटरफेरेंस. दो डिफ्रैक्शन पैटर्न इकट्ठा होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इंटरफेरेंस पैदा होता है. सो एज माय मैन राइटली सेड, डिफ्रैक्शन इज द प्राइमरी फिनोमिनन. उसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है. When two diffraction patterns mix, this causes what is called interference pattern. On the other hand, if you take a single wavefront on the screen, you get a diffraction pattern. All right. Now, do you understand that diffraction is the division of a single wavefront, while interference is the mixing of two different wavefronts? I think I should write this. Diffraction is the division of a single wavefront, while interference is due to the mixing of two different wavefronts. That is a mixing of two diffraction patterns. I think it's the most comprehensive statement ever कि diffraction single wavefront का division है, single wavefront की waves interfere करती हैं, जबकि interference में दो diffraction pattern इकट्ठा होते हैं और अलग अलग pattern बनाते हैं. So diffraction is primary, interference is secondary. ओके, इसको इस्तेमाल करते हुए. अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? नो क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन नंबर कहां गया? 10.5 करने जा रहा हूं. 10.5 करूंगा. एंड एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर करना था, बट आज सेटअप नहीं हो पाया. शायद मैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स हो जाएगा आज. सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन. एक काम करते हैं, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स पहले कर लेते हैं. ओके, फिर गल्ला कर दे पाए तो क्या एटलीस्ट एक थियरी टॉपिक और हो जाए. आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. नाउ somebody will ask me, सर ये वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स कैसे आ गया? वैलिडिटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स नहीं होना चाहिए? नहीं रे. तो सर इसका मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा, सिंपल.
डू यू अग्री सिंगल वेव फ्रंट से जब वेव्स निकलती हैं अलग अलग दिशा में जाती हैं और अलग अलग दिशा में जाके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स क्रिएट करती हैं, बट वो करने से पहले लंबे डिस्टेंस के बाद होगा, वो करने से पहले वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इन शॉर्ट दे आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स मींस रेव्स ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो कितने डिस्टेंस तक हम ये कंसिडर करें कि रेज जो है स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और उस डिस्टेंस के बाद स्कैटर हो जाती हैं और डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स बन जाते हैं. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस आइडिया. आई विल स्टार्ट विद द डिफ्रैक्शन आइडिया. अभी आपने देखा व्हाट वाज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमम, लैम्बडा बाय ए, बरोबर. वी नो ड्यू टू अ सिंगल वेव फ्रंट the angular width of the central maximum is nearly, अभी कोई बोलेगा सर अभी आपने नहीं बोला एंगुलर विड्थ 2 लैम्बडा बाय ए. मैं सिर्फ सेंटर ऑफ द स्क्रीन से फर्स्ट मिनिमम तक का काउंट कर रहा हूं. सो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए. नाउ हाउ मच विल बी द लीनियर विड्थ ऑफ दिस पैटर्न at a distance z, let us say at a distance z, the linear width of this central maximum, जैसा हमने वही किया था, लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू जेड बाई ए. ओके, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है where does it become equal to the width of the slit. We choose a distance, we choose z such that this value lambda z by a becomes equal to the width of the slit, which is a, that is lambda z by a should be nearly equal to a. मतलब ये पैटर्न की जो विड्थ है, जो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है, इट शुड बी नियरली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट. तो z लैम्बडा बाई a नियरली इक्वल टू a. a को वहां ले जाऊं तो मुझे क्या इक्वेशन मिले, देयरफॉर z इज हाउ मच, a square by lambda. I call this distance zf. This zf is called Fresnel distance. एंड हम ये कहना चाहते हैं ZF की वैल्यू जो भी हो कि इतने डिस्टेंस तक रेज स्ट्रेट जा रही हैं, रे ऑप्टिक्स वैलिड है, और इस डिस्टेंस के आगे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हो जाएगा. सो इट्स कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस. अप टू ZF the rays follow a straight path. इसका अर्थ ये है up to ZF the rays follow a straight path and obey the law of ray optics and obey the laws of ray optics. Beyond ZF the bending becomes too much एंड फिर वेव ऑप्टिक्स के आइडिया यूज करने पड़ेंगे उस डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को समझने के लिए. बियॉन्ड ZF बेंडिंग बिकम्स टू मच एंड वेव ऑप्टिक्स टेक्स ओवर एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कैन बी सीन. मतलब इन शॉर्ट हमको पूछा जाए, सपोज मेरे पास एक सोर्स है जो वेवलेंथ लैम्बडा एमिट कर रहा है and the width of the slit is a. Up to what distance is ray optics valid? So I'll do ZF is a square by lambda and I will tell them कि इस distance तक ही ray optics valid है, इसी distance तक ये straight line में जाएंगी, इस distance के बाद बेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिफ्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको वेव ऑप्टिक्स यूज करके वो पैटर्न को समझना पड़ेगा. ऑलराइट, इस आइडिया को यूज करके I am doing illustration number
कठै गियो भाई, कठै गियो. Illustration 10.7, which is on page 376. Let me take this off. This is okay? Understandable? Okay? Yes, sir. Okay. 10 point कौन सा बोले हैं? 7. Okay. So illustration 10.7, what does it state? It says that for what distance is ray optics a good approximation when the aperture A is 3 mm wide and the wavelength of light is 500 nanometer. So we need to find ZF. As easy as it looks and as lovely as it sounds. So Fresnel distance ZF is a square by lambda. A is 3 mm, that's 3 into 10 raised to minus 3 the whole square, over 500 nano, that's 500 into 10 raised to minus 9, that's 5 into 10 raised to minus 7. So this is 9 into 10 raised to minus 6 over 5 into 10 raised to minus 7. Minus 6 plus 7 is 1. That's 90 by 5. 18 5s are 90. So ZF is 18 meter. So up till 18 meter, ray optics will be a good approximation. In short, up till 18 meter, rays will travel straight. No more bending. No large bending. 18 meter के बाद बेंडिंग के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगी. 18 मीटर के बाद चीजों को समझने के लिए वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. सो ZF इज 18 मीटर. अप टू 18 मीटर रे ऑप्टिक्स इज अ गुड approximation. Should always write the answer. I am looking at illustration 5. Wasn't I looking at illustration 5? What does it say? Illustration 5, it says in example 10.3. अच्छा 10.3 में क्या था भाई? Two slits made of 1 millimeter apart. पहले मैं लिख देता हूँ. डबल स्लिट वाले में यहाँ पे दो चीजें इकट्ठा करी है. उसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया. 1 millimeter apart and screen distance 1 meter away and light 500 nanometer. Okay. एंड अब सिंगल स्लिट वाले का आइडिया उठाना है. सिंगल स्लिट, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा. ओहो, n is equal to 10 मैक्सिमा लाना है of the double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern. तो सिंगल स्लिट के उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए स्लिट की, ये पूछा है. बहुत बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता. क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि मैं ड्रॉ करके बताऊं, ये तुम्हारा ये डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमम है. इतने में ये सेंट्रल मैक्सिमम में इतने डिस्टेंस में तुमको इंटरफेरेंस की 10 फ्रिंजेस चाहिए. तो वगड़े रैंडम मोड नाल ब्ला 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 ब्ला, ये इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस है. डू यू एग्री? सो इतने डिस्टेंस में जितने में एक सेंट्रल मैक्सिमम आता है डिफ्रैक्शन का, उतने में तुमको इंटरफेरेंस के 10 फ्रिंजेस चाहिए. ओके, डायग्राम समझ में आ गया हो तो उड़ा दे. ओके, तो सबसे पहले फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस शांति से एक एक पॉइंट देखेंगे. फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तुमको याद है x छोटा d बाई बड़ा d इज इक्वल टू n लैम्बडा. तो हाउ मच इज x? Isn't it n lambda बड़ा d by छोटा d? And what was the width, linear width of the diffraction pattern, central maximum? अभी थोड़ी देर पहले देखे, कितना देखे लीनियर विड्थ? 2
लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा ए। देखे कि नहीं देखे? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। क्या वो कोई जिंदा है भी क्या? नहीं। सो मुझे इक्वेट 1 और 2 करना है। सो n लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा ए इज 2 लैम्बडा बड़ा डी ए। लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा डी। यार तुमने तो यार दल बदल लिया। अच्छा क्या क्या कटेगा? खटक 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 धड़क धड़क ये ऊपर। अच्छा n कितना है? 10। 10 बाई डी इज 2 बाई ए। मुझे ए चाहिए तो 2d। सो एज आई सेड हमने n लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा डी को 2 लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा ए के साथ इक्वेट किया। लैम्बडा डी काट डाला। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। ए इज 2d बाई 10। सो d इज हाउ मच? d 1 mm बाई 10। 2 बाई 10 0.2 into 10 raised to minus 3 meter, and 10 raised to minus 3 meter तो हमको पता है millimeter. Check the answer. Is it 0.2 mm? Yes, sir. A very dangerous way of doing the sum, but आंसर हमारा आ चुका है। यहां पे डिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्विंग पावर और पोलराइजेशन को करने की कोशिश करेंगे। शायद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाए। सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ and we'll see you next time. All right, bye bye. Aujjo.